मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 36 वर्ष है और मैं एक मजबूत और फिट शरीर का मालिक हूँ। दिल्ली के पुराने चांदनी चौक में मेरा मोबाइल फोन्स का होलसेल का कारोबार है, जिसे ज्यादातर मेरे भरोसेमंद कर्मचारी ही संभालते हैं। मेरा जुनून लग्जरी कारों का कारोबार है। मैं हमेशा अपनी नुमाइश में 5-7 शानदार गाड़ियां रखता हूँ, जबकि एक अपने निजी इस्तेमाल के लिए होती है। ये मेरा शौक भी है और एक मुनाफा बख्श साइड बिजनेस भी। पिछले साल मेरी धर्मपत्नी प्रिया का एक पेचीदा ऑपरेशन हुआ, जिसमें पेट से रसौली निकाली गई। डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 3 माह के लिए पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने का सुझाव दिया। ऑपरेशन के बाद हम दिल्ली के एक निजी अस्पताल से अपने शांतिपूर्ण घर वापस आ गए। मेरी सास श्रीमती माला देवी और मेरी साली माया भी हमारे साथ हमारे घर आ गईं। कोविड की वजह से स्कूल बंद थे और माया उन दिनों दिल्ली की चहल पहल से दूर अपने पैतृक गांव से छुट्टियां बिताने हमारे घर आई थीं। मेरी सास एक दिन हमारे साथ रहने के बाद अगले ही दिन अपने गांव वापस चली गईं और माया को अपनी बड्डी बहन प्रिया की सेवा के लिए यहीं छोड़ दी गईं। माया उस वक्त 15 वर्ष की थी और 9वीं कक्षा में पीआरएच रही थी। आज वह 16 वर्ष की है और 10वीं कक्षा में है। माया अपनी बहन प्रिया से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसकी त्वचा जैसे मक्खन जैसी मुलायम और पारदर्शी है। भरा भरा शरीर और उसका औसत कूद उसे और भी दिलकश बनाता है। उसकी बड्डी काली आंखें और घने बाल उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। मैंने कभी उसे गलत निगाह से नहीं देखा था। वह हमेशा मेरी नज़रों में प्रिया की छोटी बहन ही रही और वह भी मुझे अपने बड़े भाई की तरह जीजा जी कहती थी। हमारी बातचीत में हमेशा एक बेतकल्लुफी और अपनापन होता था। उन दिनों मैं अपने मेहमान खाने में सोता था, जबकि माया प्रिया के साथ उनके कमरे में सोती थी ताकि उनकी देखभाल कर सके। मैं रात को 10 बजे तक अपने कमरे में आ जाता था। माया से अक्सर गपशप भी चलती रहती थी और वह अपनी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कभी कभी मुझे कालू जीजा जी भी कह देती थी, क्योंकि मेरा रंग सांवला है। उसके इस प्यार भरे ताने पर मुझे हमेशा हंसी आती थी और दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक रात मैं इन्हीं ख्यालों में बहुत देर से सोया था। अचानक रात के पिछले पहर माया की कंपकपाती धीमी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं सीधा लेटा हुआ था और मेरी आंखें नींद में भारी थीं। मैंने एक अंगड़ाई लेते हुए आधी खुली आंखों से माया को देखा। वह गले में पड्डढ़ा अपना गुलाबी दुपट्टा तेजी से अपनी उंगली पर लपेटे हुए अपनी बड्ढी फटी फटी नजरों से मेरे चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और परेशानी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ देर तक जाने किन ख्यालों में कमरे की छत को घूरता रहा। एक अवर्णनीय कैफियत मुझ पर तारी थी। बहुत देर बाद मैंने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखा। 9:45 बज रहे थे। सुबह मैं जल्दी से उठा और प्रिया के पास आ गया। मेरे कमरे में दाखिल होते ही माया सर झुकाए कमरे से निकल गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। प्रिया ने अपनी कमजोर आवाज में खैरियत पूछी, अर्जुन, आज देर से उठे हो? सब ठीक है ना? मैंने हकलाते हुए बताया कि रात को नींद देर से आई थी, इसलिए जरा देर हो गई। माया नाश्ते की गर्मा गर्म डिश मेरे सामने मेज पर रखकर खामोशी से अपने मोबाइल का चार्जिंग पिन निकालकर कमरे से चली गई। वह उस वक्त शर्म से सर झुकाए हुए थी और कोई बात नहीं कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने नाश्ता किया, लेकिन मेरा जहन माया के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। मैंने गाड़ी निकाली और अपने दफ्तर की तरफ निकल गया, लेकिन वहां भी खुद को अपने काबू में न रख सका और कारोबार के बजाय एक बार फिर शहर से दूर यमुना नदी के किनारे वीराने की तरफ निकल गया। यह मेरी छिपी हुई पनाहगाह थी। जब भी मैं परेशान या उलझा हुआ होता था तो इसी तरफ आ जाता था। आज बार बार मेरे जहन में माया का ख्याल आ रहा था और मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं क्या सोच रहा था मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन यह ख्याल भी आ रहा था कि माया अभी छोटी है। जब मेरी और प्रिया की शादी हुई थी तो माया सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, लेकिन आज वह अपनी तमाम जवानी और खूबसूरती के साथ एक हसीना लग रही थी और उसके टिकटॉक पर लाखों फैन थे जो उसकी एक झलक देखने को तड़पते थे। शायद प्यार की लाख तलब के बावजूद भी मेरा ख्याल माया से मोहब्बत करने की तरफ न जाता, लेकिन मुझे जगाते वक्त माया ने मेरे हाथ को जिस तरह जोर से थामा था, मुझे तब से उससे एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था। एक कशिश जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपने 2-3 दोस्तों की कहानियां सुन रखी थीं, जिन्होंने अपनी सालियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। मेरा दिल बार बार यह फरमाइश कर रहा था कि माया को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे लगातार मलामत कर रहा था कि अर्जुन, माया तुझे जीजा जी कहती है और तू उसके बारे में ऐसे गलत ख्याल ला रहा है। एक बात जो मेरे जहन पर बार बार दस्तक दे रही थी। मैंने कुछ अरसा कबल अपने एक दोस्त रोहन से कहा था कि यार, राकेश पर मुझे बहुत अफसोस होता है, सुना है उसने अपनी साली से इश्क कर रखा है। तो उस दोस्त ने बेनियाजी से कहा, यार, ये आम बात है, सबकी दोस्तियां हैं आजकल, वैसे भी एक से काम कैसे चलता है। फिर उसने हंसते हुए कहा, आपने सुना नहीं कि साली आधी घरवाली होती है? ये बात मेरे दिल में गूंज रही थी। शाम काफी वक्त कबल
मैं इस अहद के साथ घर लौट आया कि अगर माया ने जरा सी भी दिलचस्पी दिखाई तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। और साथ ही वहीं नदी किनारे बैठे बैठे मैंने सोनिया के नाम से फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बना ली और माया को दोस्ती की दरख्वास्त भी भेज दी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, माया ने मुझे देखा और एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ अपनी नजरें झुका लीं और फौरन प्रिया के कमरे में चली गई। माया के मुस्कुराकर नजर झुकाने ने मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा दिया था और अब मैं इस मोहब्बत के खेल को हकीकी रंग देने की योजना बनाने लगा। माया का कद मुझसे तकरीबन 1.5 फीट कम था और मेरे मजबूत जिस्म के मुकाबले में वह बिल्कुल नाजुक और हल्की फुल्की थी। माया के टिकटॉक पर फैन फॉलोअर्स की तादाद वाकई बहुत ज्यादा थी। मैं प्रिया के पास चला गया। प्रिया से बातें करते हुए माया वक्फे वक्फे से आती जाती रही। मैंने बातों बातों में उसे नॉर्मल करने की कोशिश की ताकि वह बेझिझक बात कर सके। वह ज्यादातर सर झुकाए बैठी रही। उसके चेहरे पर एक गुलाबी रंगत छाई रहती। रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तब तक माया किसी हद तक मुझसे बात कर रही थी। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर इंटरनेट डेटा ऑन किया तो मेरी फर्जी आईडी से भेजी गई दरख्वास्त माया ने कबूल कर ली थी। कुछ देर बाद वह भी ऑनलाइन हो गई तो मैंने मैसेंजर पर हाय का पैगाम भेजा। माया ने फौरन जवाब दिया और मैं एक लड़की बनकर माया से बातचीत करने लगा। कुछ देर बाद मेरी गुफ्तगू से माया को मुकम्मल एतमाद हो गया कि मैं एक लड़की हूँ और फिर वह मुझसे खुलकर बातें करने लगी जैसे वह अपनी किसी सहेली से बात कर रही हो। मैंने उसे अपनी उम्र 17 साल बताई और नाम सोनिया बताया। माया ने बातों बातों में पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो मैंने बेझिझक उसे बताया कि मेरी बहनोई से दोस्ती है और हम 3 साल से साथ हैं। माया ने बताया कि उसकी किसी से दोस्ती नहीं, लेकिन उसकी एक हमजमात दोस्त की अपने बहनोई से गहरी दोस्ती है। मैंने सवाल किया कि लड़ाढकियां अपने बहनोई से दोस्ती क्यों करती हैं। मैंने कहा कि एतमाद के साथ सब चलता है अगर रिश्ते में ईमानदारी हो। वह बहुत घुल मिल गई थी और थोड़ी ही देर में अपनी दोस्त का सारा किस्सा सुना दिया कि उसका अपना बहनोई हर हफ्ते उसे बाहर ले जाकर खूब घुमाता है और तोहफे देता है। मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारा बहनोई नहीं है क्या। वह बोली जीजा जी तो हैं लेकिन दोस्ती नहीं है। माया जज्बाती होकर बोली मुझे कोई तरीका बताओ कि मेरी भी ऐसी दोस्ती हो जाए अपने जीजा जी से। मैंने उसे सबक पढ़ाया कि किस तरह वह धीरे धीरे अपने जीजा जी से दोस्ती कर सकती है। उसने फौरन ओके कर दिया। रात के 2 बज गए थे और मेरे मोबाइल की बैटरी कम हो गई। माया भी ऑफलाइन हो चुकी थी। मैं सुकून की नींद सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुल गई लेकिन मैं लेटा रहा। कोई 20 मिनट बाद दरवाजा धीरे से घूमने लगा। मैंने अपनी आंखों पर बाजू रख दिया और माया अंदर आते ही लर्ज गई। उसने दरवाजे के पास रुककर मेरे कमरे का जायजा लिया और दबे कदमों के साथ आगे आने लगी। मैं अपने बाजू के नीचे से एक आंख थोड़ी सी खोलकर उसे देख रहा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था, जैसे वह कोई बहुत बड्ढा कदम उठाने वाली हो। वह काफी देर साकित खड़ी रही। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर उसने निहायत धीमे लहजे और कांपती आवाज में जीजा जी बोला, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। माया का हाथ 2 बार आगे बढ़ा लेकिन फिर रुक गया और तीसरी बार उसने कांपते हाथ के साथ मेरे ऊपर पड़ढ़ी चादर धीरे से खींचने की कोशिश की। फिर शर्मिंदगी से चादर छोड़ा दी और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब माया की सांसें भी गोया उखड़ चुकी थीं। वह दरवाजे के करीब जाकर फिर वापस आई और धीरे से चादर हटाकर मेरे चेहरे की तस्वीरें लीं। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी और फिर आहिस्तगी से कमरे से वापस चली गई। उसकी हालत दगरगूं हो रही थी। अब यह बात मुकम्मल तौर पर यकीनी हो चुकी थी कि माया मुझे मुकम्मल तौर पर पसंद करने लगी थी। बस उसे सिर्फ शर्म खाई जा रही थी कि वह मुझे खुद बोले कि वह मुझसे मोहब्बत करती है। माया के जाने के बाद मैंने मोबाइल उठाकर डेटा ऑन कर लिया। माया के कैसे हो मेरी सोनिया के कई पैगाम आए हुए थे और उसने अपने ख्वाबों का जिक्र भी किया था कि उसे मेरे बारे में कैसे ख्वाब आए। मैंने हाय का पैगाम भेज दिया। कुछ ही देर में माया का पैगाम आया कि वह कब से मेरा इंतजार कर रही है। मैं सोनिया की कामयाब अदाकारी कर रहा था। उसने फौरन मुझे अपनी और मेरी तस्वीरें भी भेज दीं जो उसने अभी मेरे कमरे में ली थीं। मैंने वाह का पैगाम किया और साथ कहा कि आपके जीजा जी तो बहुत खूबसूरत हैं। उनकी तस्वीरें तो कमाल की आई हैं। फिर माया ने बताया कि जीजा जी नींद में थे तो मैंने तस्वीरें बनाई। मैंने ओके कहा और मोबाइल को साइड टेबल पर रखकर उसी अंदाज में सो गया। तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजा खुला और माया अंदर आकर एक बार फिर मेरे ऊपर पड़ी चादर हटाकर मेरा चेहरा देखने लगी और इस दौरान उसने मेरा हाथ आहिस्ता से पकड़ डेच लिया और प्यार से बोली जीजा जी उठो सुबह हो गई। माया ने पहली बार मुझे भैया के बजाय जीजा जी बोला था। मैंने नींद से बेदार होने की अदाकारी करते हुए अंगदाई ली और आधी खुली आंखों से माया को मुस्कुराकर देखा। वह कुछ देर आंखों में आंखें डालकर देखती रही। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी और फिर शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर अपना सर झुका दिया। उसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने छेदते हुए कहा क्यों मेरे सुकून की दुश्मन बनी हो, सोने भी दिया करो।
वह मुस्कुराकर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सर झुका के बोली, प्रिया बुला रही है। मैं गहरी नजरों से उसे देखने लगा। वह कुछ देर पलकें झपकाए बिना मोहब्बत से मेरी आंखों में देखती रही, फिर मुस्कुराकर सर झुकाकर बाहर चली गई। उसकी खामोशी में भी 1000 बातें थीं। मैं ताज़ा दम होकर प्रिया के कमरे में चला गया। माया कुछ देर बाद नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते के दौरान माया बोली, जीजा जी आपके हाथ की सफ़ेद हांडी खाए बहुत दिन गुजर गए। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैंने कहा, आज शाम को बना दूंगा। वह बोली, नहीं, आज दोपहर के खाने में बनाओ, और सिर्फ बनाओ नहीं, मुझे भी सिखा दो। आइंदा मैं खुद बनाऊंगी। मैं खामोश होकर अपने कारोबारी मामलात पर गौर करने लगा। प्रिया बोली, अर्जुन आज छुट्टी कर लो काम से। दोपहर के खाने के बाद माया को उसके घर ले जाना। उसने कुछ ज़रूरी कपट ढिलाने हैं। माँ नहीं आ सकती, उनका शुगर फिर ब्यारियज गया है। मैं कुछ देर खामोश रहने के बाद ओके कह दिया। नाश्ते के बाद मैं लॉन का चक्कर लगाने के बाद अपने कमरे में आ गया। मैसेंजर चैट पर मैंने एक बार फिर सोनिया बनकर माया को हिदायतें देना शुरू की। 10 मिनट बाद माया एक ट्रे में एक गिलास गर्म दूध का रखकर कमरे में दाखिल हुई। उस वक्त उसके कंधों पर दुपट्टा नहीं था। बालों में एक ऊंची पोनी लगी थी। एक बारीक सी लट माथे पर झूम रही थी। आंखों में शरारत और होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज तो बड्ढी सेवा हो रही है जीजा जी की। माया बोली, मैं चाहती हूँ कि प्रिया की तकलीफ के बाइस आपकी किसी भी खिदमत में कोई कमी बाकी न रहे। मैंने कहा, प्रिया वाली सेवा तुम पूरी नहीं कर सकती, वह तो बहुत सेवा करती है मेरी। माया बोली, बताओगे तो सारी कमियां पूरी करती रहूंगी। इस दौरान वह डिश को मेज पर रखते हुए मुस्कुराते हुए बातें करती रही। मैंने माया का हाथ आहिस्ता से थाम लिया। एक लम्हे के लिए उसका हाथ कांप गया। इसी दौरान दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने माया को कहा, देखो कौन है। तो माया ने जैसे ही दरवाजा खोला, कोई नहीं था। यह एक लम्हा था जो हमारे दरमियान एक नई कुर्बत का इशारा था। अगले दिन मैं माया को लेकर एक निजी क्लिनिक चला गया क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। रास्ते में मैंने उससे हंसी मजाक करके उसकी शर्म खत्म करने की कोशिश की। हंसी मजाक में हम खूब मजे किए। दवाई लेकर साथ ही हम घर पहुंच गए। मैंने दवाओं का शॉपर प्रिया के सामने रखा और माया को लेकर प्रिया के कमरे में दाखिल हुआ। प्रिया ने अपना सर उठाकर माया को देखते हुए परेशानी से पूछा, क्या हुआ है माया, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो। मैंने बताया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है जिससे बुखार उतर गया है। उसे टांगों में भी सख्त दर्द है और डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने का बोला है। अब बिस्तर पर मेरे सामने 2 मरीज पड़े थे, जिनमें से एक मेरी मोहब्बत थी और दूसरी मेरी जिम्मेदारी। मैं कुछ देर बैठकर उनसे बातें करता रहा, उनका हौसला बढ़ाता रहा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और शावर लेने के बाद हल्का फुल्का लिबास तब्दील किया और मोटर साइकिल उठाकर बाजार से गर्मा गर्म खाना ले आया। मुझे देखकर माया का चेहरा खुदर गुलाबी हो जाता था और वह हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुका लेती थी। यह एक ऐसी कैफियत थी जो मेरे दिल को छू जाती थी। मैं किचन से प्लेटें उठा लाया और खाना लगाने के बाद प्रिया को सहारा देकर उठाया। माया के लिए भी नरम डबल रोटी और दूध लाया था। फिर अपने कमरे में आया और मोबाइल डेटा ऑन किया तो माया का व्हाट्सएप पर पैगाम आया, कैसे हो मेरे राजा, आज तुमने कितना ख्याल रखा मेरा। मैं बहुत देर तक उससे बातचीत करता रहा। इस दौरान वह मेरी फर्जी आईडी सोनिया खान पर भी पैगाम भेजकर शुक्रिया अदा कर रही थी कि सोनिया, तुमने जो तरीका बताया था वो काम कर गया। शाम का खाना भी बाहर से मंगवाकर इकट्ठे खाया। माया बच्ची थी और कई बार ऐसे इशारे और बातें कर गई जिन पर प्रिया ने हम दोनों को गौर से देखा था, लेकिन मैंने बात को बदलकर उसे संभाल लिया। रात को मैं अपने कमरे में आ गया और अपनी असली फेसबुक आईडी खोल दी क्योंकि अब इस फर्जी आईडी की जरूरत नहीं रही थी। इस आईडी पर राधिका रानी नामी एक खूबसूरत प्रोफाइल से दोस्ती की दरख्वास्त आई हुई थी जिसे मैंने कबूल किया। तो थोड़ी देर में उसकी तरफ से हेलो हाय के पैगाम आने शुरू हो गए। पहले तो मैं उसे भी कोई फर्जी आईडी समझा, लेकिन फिर मैं उससे बातचीत करने लगा। काफी देर बातचीत करने के बाद उसने कहा कि मैं अब आपसे मिलना चाहती हूँ और साथ कुछ अपनी सेल्फी तस्वीरें भी भेज दी। ये सांवले रंग की, कशिश वाली और नाजुक जिस्म की लड्ढकी थी। मैंने उसे पहले मजाक समझा, लेकिन फिर उसने मुझसे कसम ली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कसम दे दी तो उसने बताया कि वह माया की दोस्त और हम जमात हैं और आज आपकी दरिया किनारे होने वाली पक्की दोस्ती से वाकिफ है। मेरे जहन में झटका लगा कि कहीं यह माया की वह वाली दोस्त तो नहीं जिसका जिक्र माया ने मुझसे सोनिया वाली फर्जी आईडी से किया था। फिर कहने लगी, मुमकिन है मैं कल बुला लूं आपको। मैंने पूछा कि कहाँ मिलना है। वह बोली, मैं आपको बता दूंगी। रात के 2 बज गए थे। मैं सोने से पहले प्रिया के कमरे में गया तो दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। मैं वापस आकर सो गया। दिन के 10 बज चुके थे जब झटके से मेरी आंख खुली। मैं कुछ ऐसे ही लेटा रहा, फिर मोबाइल उठाया और डेटा ऑन किया
तो राधिका का पैगाम आया कि अर्जुन, अपना मोबाइल नंबर भेजो। ये पैगाम 2 घंटे पहले तकरीबन सुबह 8 बजे भेजा गया था। मैंने मोबाइल नंबर भेज दिया और वॉशरूम चला गया। मैं प्रिया के साथ नाश्ता कर रहा था कि एक नए नंबर से यके बाद दीगरे 3 मिस कॉल आईं। पहले तो मैं वहीं बैठे कॉल करने लगा था, लेकिन फिर मुझे कुछ अंदाजा हो गया और मैंने मोबाइल जेब में डाला और उठकर प्रिया से कहा कि दफ्तर से कॉल आ रही है। मैं कल भी गया था तो जरा सा संभाल लूं काम को। माया झट से बोली, जीजा जी, सफेद हांडी नहीं सिखाओगे? वादा किया था। प्रिया बोली, माया, शाम को बना लेना, अभी उसे काम पर जाने दो। प्रिया के पीछे खड्डी माया ने एक दिलकश मुस्कुराहट दी। मैंने गाड़ी में बैठकर उस नए नंबर पर कॉल मिलाई तो एक खूबसूरत आवाज ने मेरा इस्तकबाल इस तरह किया, अर्जुन, कहाँ हैं अब आप? मैं जानबूझकर भी पूछने लगा, कौन जी? वह गहरा सांस लेकर नखरे भरे अंदाज में बोली, राधिका। मैंने दिल ही दिल में राधिका, आई लव यू, यूं बोला। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। पूछा, कहाँ हो? मैंने बताया कि गाड़ी में हूँ, घर से निकल रहा हूँ। वह बोली, आपकी मोटरसाइकिल नहीं है? मैंने बताया कि वह भी है। पूछा, उस पर आओ तो बेहतर है। मैंने लोकेशन पूछी तो यह शहर का एक मुफासिलाती इलाका था जहां अक्सर कम आमद और रफ्त रहती है। राधिका ने बताया कि उसकी माँ और भाभी उसकी बहन के घर गई हैं और उसने तबीयत खराबी का बहाना बनाया है और घर पर अकेली है। मैंने पूछा, तो कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? वह बोली, प्लीज़ अब मिलने मुझसे। मैं बहुत अरसे से आपकी तारीफें सुनती आई हूँ माया से, और मुझे आपसे मिलने की शदीद तलब है। मैंने ओके कर दिया कि नज़दीक आकर राब्ता करता हूँ। मैं घर से निकल चुका था। जो मुकाम राधिका ने बताया था, मैं वहाँ 10 मिनट में पहुँच गया। रास्ते भर में रात को भेजी गई राधिका की तस्वीरें और उसके बहनोई के साथ उसकी दोस्ती पर गौर करता आया, और अब कॉल पर उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मैंने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और राधिका को कॉल की, जो उसने फ़ौरन उठा ली। मैंने उस जगह का बताया तो राधिका ने मुझे गाइड किया कि यहाँ से थोड़ा आगे आकर बाएं हाथ पर एक तंग गली है, उसमें आ जाओ। मैंने कॉल बंद नहीं की और गाड़ी को वहीं लॉक करके उससे बातें करता पैदल चल पड़ा। मैं उसे अपनी लोकेशन बता रहा था और वह मुझे गाइड कर रही थी। उस तंग गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जबकि एक बूढ़ी माँ मुझे गौर से देखते पास से गुजर गई। राधिका को उसका बताया तो उसने फौरन कहा, यह शैतान की पोटली है, बुढ़िया नहीं। अब गली में थोड़ा आगे चले जाओ और जब यह बुढ़िया घर में चली जाए तो यहाँ आ जाना। राधिका ने अपने छोटे दरवाजे से मुझे झलक दिखा दी थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैं चंद कदम आगे जाकर वापस पलटा और उस घर में दाखिल हो गया। दरवाजे के इस पार लगे पर्दे के पीछे राधिका मुझसे मिली और मुझे एक तकरीबन कच्चे कमरे की तरफ इशारा किया और खुद दरवाजा लॉक करने लगी। कमरे में एक तरफ कोई 6 फीट के बक्से पर छोटे बक्से रखे हुए थे, जिस पर पुराने कपड़े पड्डे थे। दरवाजे की एक तरफ 2 सिंगल बेड आपस में जुद्धे पद्दे थे, जिन पर फूलदार चादरें बिछी हुई थीं। बहुत देर तक हम बातें करते रहे। जिस तरह आज राधिका और मैं मिले थे, हर बार ऐसे मिलना मुमकिन नहीं था, और मुझे राधिका जैसी खूबसूरत, बेबाक और सलीकेमंद लड़की की ज़रूरत थी जो मेरी ज़िंदगी में नया रंग भरे। मैं शादी से पहले सिर्फ प्रिया की मोहब्बत में जकधा रहा था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में एक नया मुद्दा आ चुका था। मैं यह तरतीब बना रहा था कि ऐसा मुमकिन हो जाए कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार राधिका से मिलना लाजमी है। मैंने अहद किया कि किसी तरह उससे राब्ता ज़रूर रखूंगा। बातों बातों में मैंने राधिका से बहुत कुछ मालूम कर लिया था। उसके वालिद फौज से रिटायर थे और किसी प्राइवेट फर्म में सिक्योरिटी गार्ड थे। उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसका एक भाई था जो मुंबई में किसी फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता था और घर को कुछ पैसे भेजता था। उसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी और उसकी अम्मी घरेलू खातून थी। घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा था। राधिका के पास एक पुराना मोबाइल था जो एक फजूल मोबाइल तस्वुर होता। मैंने राधिका को नए मोबाइल की पेशकश की तो बोली, अर्जुन, घर वालों को क्या बताऊंगी कि कहाँ से लिया है? वह शक करेंगे। मैंने उसे पेशकश दी कि जब आप चाहो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, किसी भी बहाने से। राधिका को मुझसे ज्यादा टेंशन थी कि उसने मुझसे दिल से दोस्ती की है और प्लीज अब दोस्ती मत तोड़ना। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। दिन के 2:30 बज चुके थे। मैं राधिका से मिलने के बाद वापसी की तैयारी करने लगा। राधिका की फरमाइश पर मैंने उसके साथ मुख्तलिफ अंदाज में कुछ सेल्फियां बनाई और 5,000 का एक नोट दिया कि अपने लिए कोई अच्छा सा सूट ले लेना। कुछ इसरार के बाद राधिका ने नोट मेरे हाथ से ले लिया। उसकी आंखों में चमक थी। राधिका ने गली में झांक कर देखा और मुझे जाने का इशारा दिया। गली में कोई मौजूद नहीं था। मैं उस तंग गली में पुरसुकून अंदाज में चलते हुए तेरी आंखों का यह काजल गुनगुनाते हुए सड्डा रिहाट की तरफ चल पड़ा। सड्डा रिहाट पर आकर मैंने इलाके का जायजा लिया। जहां से गुजर तो होता था, लेकिन कभी रुका नहीं था। गाड़ी गंदी हो चुकी थी, लेकिन अब सर्विस कराने का वक्त नहीं था। मैं 3:15 बजे अपने दफ्तर पहुंचा, जरूरी कारोबारी मामलात का जायजा लिया और वॉशरूम चला गया।
मैंने ताज़ा दम होने के बाद मोबाइल डेटा ऑन किया तो माया के कोई 20 के करीब पैगाम व्हाट्सएप पर आए हुए थे और आखिरी पैगाम नाराजगी का था कि जीजा जी। इतने घंटे गुजर गए और मैंने उसका हाल अहवाल नहीं पूछा। माया के पैगाम आए थे कि शाम को जल्दी आना और मुझे सफ़ेद हांडी बनाना ज़रूर सिखाना। बहरहाल मैं शाम से कबल 6 बजे दफ्तर से निकला और उससे कबल मैनेजर को अपने दफ्तर में एक अलग केबिन नुमा पार्टीशन बनवाने को कहा ताकि मुस्तकबिल में राजदारी से बात कर सकूं। मैंने बाजार से चिकन के साथ दीगर ज़रूरी सामान लिया और प्रिया की दवा लेते वक्त मैंने नींद की गोलियों का एक पैकेट भी ले लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। मैंने नींद की गोलियां क्यों लीं? अभी तक मेरे पास इसका मुकम्मल जवाब नहीं था। ये शायद लाशौरी तौर पर एक मंसूबे का हिस्सा था। मैं रास्ते भर यह फैसला नहीं कर सका कि राधिका और माया में कौन ज्यादा प्यारी है। राधिका को भी मैसेजेस का जवाब दे रहा था। दोनों अपनी अपनी जगह पर मुझसे बेइंतहा प्यार कर रही थीं। दोनों को जल्दी थी कि मैं जल्दी उनसे दोबारा मिलूं, लेकिन मैं इतना खूबसूरत भी नहीं था। घर में दाखिल हुआ तो माया ने मेरा इस्तकबाल किया और गाड़ी का गेट खोलकर मेरी इज्जत अफजाई की। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, माया मुझसे मिली और मुस्कुराती हुई गाड़ी से सामान उठाने लगी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और शावर लेने के बाद हल्का फुल्का लिबास पहनकर प्रिया के पास आया और उससे अगले रोज के डॉक्टर के पास जाने और चेकअप के बारे में पूछा। प्रिया ने कमजोर आवाज में बताया कि कल उसकी माँ माला देवी आएगी और दिन 11 बजे हम सब अस्पताल जाएंगे। माँ कुछ दिन यहाँ रहेगी और माया को पापा कल घर ले जाएंगे क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं। प्रिया के इस इंकिशाफ ने मेरे सीने पर जैसे मुक्का मारा। मैं नहीं चाहता था कि माया अब मुझसे अलग हो। मैं सर झुकाकर प्रिया की बात सुन रहा था, लेकिन उसे कह नहीं सकता था कि मैं माया को घर जाने नहीं देता। मैंने संजीदगी से सोचा कि अपने दिल को तसल्ली दूं कि तेरे से ज्यादा तलबगार अब माया है। मामला साफ है और माया से मिलना अब मुस्तकिल रहेगा, चाहे वह यहाँ हो या अपने घर, क्योंकि प्रिया के मायके में भी मेरी काफ़ी इज्जत थी और मुझे वहाँ आने जाने में मसला नहीं था। मैं अक्सर वहाँ जाता रहता था, लेकिन इस बात की भी तसल्ली थी कि प्रिया की बीमारी के दिनों में प्रिया की सेवा और घर के काम काज करना उनका काम नहीं था और वह खुद बीमार थीं। लिहाजा माया को जल्द वापस बुलाया जाएगा, ये मेरा पुख्ता यकीन था। लेकिन माया कितने दिनों बाद वापस आएगी ये मालूम नहीं था। मैंने प्रिया से पूछा कि सफ़ेद हांडी का क्या करोगे? वह बोली, माया का बहुत दिल कर रहा है, उसे बना दो आज। मैं माया के साथ किचन की तरफ जाते हुए अपना मोबाइल उठाने अपने कमरे में चला गया। आज माया कुछ संजीदा थी, तो उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। मैंने पूछा तो बोली, जीजा जी कल मुझे घर भेज रहे हैं। मैंने उसे तसल्ली दी कि अब हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी और मैं आपसे कहीं भी मिल सकता हूँ, चाहे आप घर पर हों। दूसरा यह कि आपकी माँ घर के काम से एक दिन में थक जाएगी। वह खुद बीमार हैं और प्रिया की सेवा कैसे करेंगी? मुझे यकीन है कि वह आपको जल्द ही वापस भेज देंगी। रात को खाने के बाद मैंने मामूल के मुताबिक प्रिया को अपने हाथों से दूध का गिलास बनाकर दिया और बातें करते करते वह 20 मिनट में नींद की वादियों में जाने लगी। प्रिया बोली, अर्जुन मुझे नींद आ रही है। मैंने उसे गुड नाइट कहा और अपने रूम में चला आया। मैं राधिका से बातचीत करने लगा। राधिका ने एक बार फिर अपील की कि मेरे और उसके ताल्लुकात का माया को इल्म न हो, वरना माया नाराज हो जाएगी। इसी दौरान माया रूम में दाखिल हुई और शिकवा किया कि मैं उसके व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, माया मैं कारोबार के सिलसिले में किसी अहम ग्राहक से बात कर रहा था। मैंने प्रिया का पूछा तो उसने कहा, वह तो अब गहरी नींद में है। रात के 10:15 बज रहे थे। माया एक बार फिर से तेज खुशबू लगाकर आई थी। उसने दिन को पहने गए सफ़ेद लिबास में एक नया दुपट्टा और रखा था जो उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहा था। वह मुस्कुराती हुई बिस्तर पर मेरे साथ आकर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन महसूस की जा सकती थी। मैं उससे गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा कि मैं 2 दिन में घर से वापस आऊंगी और मैं इस दौरान अपनी दोस्त नाम नामुकम्मल के बहनोई के साथ पंगा करूंगी जो तुमने मुझे सिखाया था। मैंने माया से राधिका के बारे में मजीद मालूमात ली और उसे कहा कि माया तुम्हारी दोस्त राधिका बहुत गरीब है, मैं उसे अपने दफ्तर में नौकरी देता हूँ, क्या ख्याल है? माया ने फौरन कहा, बहुत अच्छी बात है जीजा जी, मैं राधिका और उसकी माँ से बात करती हूँ, वह बहुत खुश होंगे। इस वक्त मेरा दिल एक अजीब कशमकश में था, एक तरफ माया की मासूमियत और दूसरी तरफ राधिका की चाहत। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर माला देवी घर आ गईं। उनका चेहरा थका हुआ था और उनकी आंखों में प्रिया की फिक्र साफ नजर आ रही थी। माया ने उन्हें गले लगाया और माला देवी ने प्रिया का हाल पूछा। दिन 11 बजे हम प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने प्रिया की सेहत का जायजा लिया और कुछ नई दवाएं तजवीज़ की। शाम तक हम वापस घर आ गए। रात को खाने के बाद जैसा कि तय हुआ था, माला देवी माया को अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगी। माया का चेहरा उतर गया था। उसकी आंखों में एक बेचैनी और उदासी थी जो मुझसे छिपी न रह सकी। उसने बार बार मुझे देखा,
जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन अल्फाज न मिल रहे हों। जब वह जाने लगी तो मेरे पास आकर आहिस्ता से बोली, जीजा जी, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भूल न जाएगा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी लर्जिश थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, माया, तुम मेरा दिल कैसे भूल सकते हो? तुम तो मेरा हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आऊँगा। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की नमी थी। माला देवी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और माया को लेकर चली गईं। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रिया थकी हुई सो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आ गया और मुझे माया की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अब तुमसे मिलने का वक्त आ गया है, राधिका ने जवाब दिया। अर्जुन, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कब आ रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं आज शाम को ही आऊँगा। शाम को मैंने राधिका से मिलने की तैयारी की। मैंने एक नया लिबास पहना, खुशबू लगाई और एक बार फिर उसी गली की तरफ चल पड़ा जहां राधिका रहती थी। इस बार मेरा दिल ज्यादा परजोश था। राधिका ने मेरा इस्तकबाल किया। उसकी आंखों में चमक थी और उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट। हमने काफी देर बातें की। मैंने उसे अपने दफ्तर में मुलाजमत की पेशकश की, जिसे उसने फौरन कबूल कर लिया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोली, अर्जुन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगी। उसने मुझे एक नया मोबाइल फ़ोन भी दिया जो मैं उसके लिए लाया था। वह बहुत खुश हुई और शुक्रिया अदा किया। मैंने उसे समझाया कि यह नौकरी एक नए मंसूबे का हिस्सा है जिसमें तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालना, खास तौर पर टिकटॉक पर माया के साथ वीडियोस बनाना। राधिका ने हैरत से पूछा, माया के साथ? मैंने कहा, हाँ, इससे हमारा राब्ता भी रहेगा और उसकी मौजूदगी से हमारे रिश्ते पर भी कोई शक नहीं करेगा। राधिका ने यह मंसूबा बहुत खुशी से कबूल किया और कहा कि वह माया को यह बताएगी कि उसे यह नौकरी एक नई सोशल मीडिया एजेंसी ने दी है, जहां वह माया को भी काम करने का मशवरा देगी। हमने मजीद कुछ देर बातचीत की और एक दूसरे को मजीद जाना। राधिका की जहानत और उसकी वफादारी ने मुझे मुतासिर किया। मैंने उसे 5,000 रुपये मजीद दिए ताकि वह अपनी अम्मी के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले सके। राधिका ने शुक्रिया अदा किया और मुझे गले लगा लिया। उसका लम्स एक अलग ही एहसास था। जब मैं घर वापस आया तो मुझे माया का फ़ोन आया। वह खुशी से बता रही थी कि जीजा जी, राधिका ने मुझे बताया है कि उसे एक नई सोशल मीडिया एजेंसी में नौकरी मिली है और वह चाहती है कि मैं भी वहां काम करूं। मैंने अंदर ही अंदर मुस्कुराया और कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है माया, तुम ज़रूर करो। माया बोली, जीजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका ने कहा है कि यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। मैंने माया से कहा, माया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने बताया कि वह दिल लगाकर PRH रही है और बोर्ड के इम्तिहानों में अच्छे नंबर लाना चाहती है। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि तुम हर लिहाज से आज़ाद हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अगले दिन राधिका ने मेरे दफ्तर में अपनी नई नौकरी शुरू की। उसने बहुत लगन और मेहनत से काम किया। हमने माया के साथ टिकटॉक पर नए वीडियोस बनाने शुरू किए, जिससे उसकी शोहरत मजीद बढ़ा गई। राधिका ने बहुत चालाकी से मेरे और माया के दरमियान केमिस्ट्री को कैमरे पर दिखाया, जिससे हमारे वीडियोस बहुत मकबूल हुए। प्रिया कभी कभार हम तीनों को हंसते खेलते देखती तो उसे खुशी होती। उसे नहीं मालूम था कि उसके पुरसुकून घर में मोहब्बत का एक नया बाब खुल चुका है। एक शाम माया का मुझे फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में एक अलग ही चमक थी। जीजा जी, मैं कल दिल्ली आ रही हूँ। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। तुम्हारी माँ ने मुझे दोबारा भेज दिया? मैंने पूछा। वह हंसी, हाँ, माँ कह रही हैं कि प्रिया को अब मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। मैंने कहा, ठीक है माया, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। अगले दिन मैं माया को लेने स्टेशन गया। वह जैसे ही प्लेटफॉर्म पर नजर आई, उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में वह पुरानी शरारत थी। वह दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वह मेरे साथ गाड़ी में बैठी और हम घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वह अपने गांव के किस्से सुनाती रही और मैं मुस्कुराता रहा। घर में प्रिया ने माया का इस्तकबाल किया और उसे गले लगा लिया। अब मेरी जिंदगी में एक नया तवाजुन आ गया था। एक तरफ प्रिया थी, मेरी धर्मपत्नी जिसकी सेहत मेरी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ माया थी, मेरी नन्ही सी साली जो अब मेरी मोहब्बत बन चुकी थी। और तीसरी तरफ राधिका थी, मेरी महबूबा और मेरी कारोबारी साथी जो हमारे इस खुफिया रिश्ते का हिस्सा थी। मेरी जिंदगी अब एक पेचीदा लेकिन दिलचस्प ड्रामा बन चुकी थी, जहां हर किरदार का अपना अहम हिस्सा था। मैं नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस नियति के खेल में अपने दिल की सुनूंगा और हर रिश्ते को ईमानदारी और मोहब्बत से निभाऊंगा। मेरा मकसद अब सिर्फ 3 खुशियों का हुसूल था: प्रिया का सेहतमंद होना, माया की मोहब्बत और राधिका का साथ। और मैं इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार था।